गिल्लू महादेवी वर्मा। सोच जूही में आज पीली कली लगी है। उसे देखकर अनायास ही उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी और आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुआवल जैसा खेल खेल रही हैं। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौओं और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ से भी प्रयुक्त करते हैं। सोनजूही यानी कि एक पीले रंग का जूही यानी फ्लावर या पुष्प। तो हुआ क्या गिल्लू, ये जो पाठ है आपका संचयन का पाठ 1, तो इसको आज मैं शुरू कर रही हूँ। पहला पेज मैंने पढ़ा है आप सबके लिए। क्या कहा गया पहले पेज में? महादेवी वर्मा कहती हैं कि आज सोनजूही की पीली कली को देखकर मुझे अचानक से एक छोटे से जीव का स्मरण हो आया जो इस हरितिमा में, सघन हरितिमा यानी कि घनी हरितिमा हरियाली में छिपकर बैठता था और मेरे निकट पहुँचते ही मेरे कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। उस समय मुझे इस पीली कली की खोज रहती थी, लेकिन आज मुझे उस छोटे से जीव की खोज है। परंतु अब तक वह सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, लेकिन कोई नहीं जानता कि वही मुझे फिर चौंकाने के लिए इस पीली कली के रूप में खिल गया हो। अब वो फ्लैशबैक में यानी कि अतीत में जाती हैं और कहती हैं कि एक बार दो कौवे गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुआवल जैसा खेल खेल रहे थे। छुआ-छुआवल क्या होता है? चुपके से छूकर छुप जाना और फिर छू लेना। तो उस समय जब मैं देखती हूँ तो मैं ये देख पाती हूँ कि वहाँ पे दो कौवे हैं जो छुआ-छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। वह काक भुसुंडी यानी कि कौओं के बारे में ये बताती हैं कि ये एक ऐसा पक्षी है जो अति सम्मानित, अति अवमानित दोनों है। सम्मानित कब? जब पितरपक्ष यानी श्राद्ध चलते हैं तब यही जो कौवे हैं उनको पूजा जाता है और मेहमानों का आने का जो मधु संदेश है इनकी कर्कश यानी कि कड़वी आवाज़ से ही हमें पता चलता है ना। आगे वो कहते हैं कि ये कौवे ही है जो काँव काँव करके अपने को अवमानना यानी कि अपनी बेइज्जती करवाते हैं, अपने को अपमानित करवाते हैं। इनकी आवाज़ इतनी कड़वी होती है कि जब कोई कड़वे शब्दों में दूसरों को कुछ कहता है तो ये बोला जाता है काँव काँव मत करो, है ना। आगे चलते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि उठ गई। निकट जाकर देखा कि लहरी का एक छोटा सा बच्चा जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकद्वयों की चोंचों के दो घाव से उस लघु प्राण का पूरा शरीर घायल हो गया था, अतः वह निशेष जैसा
गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच ना सकेगा, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। हौले से उसे उठाकर कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली पत्ती दूध में भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह पर लगाई, पर मुंह खुल ना सका। और दूध की बूंदें दोनों ढलक गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपनी दो नन्ही पंजों से पकड़कर नीचे कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए छब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को अव्यक्तिवाचक का रूप दे दिया था और इस प्रकार हम इसे गिल्लू कह के बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की खल की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी काज सी मन को की आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता। तो ये वाला पेज भी मैंने आपके लिए रीड कर दिया है। मेरा मोटिव है कि मैं आपको रीड करके पूरा चैप्टर बता दूं, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने चैप्टर समझा भी दिया था। मैंने सोचा कि अगर मैं आपको वीडियो के माध्यम से ऑडियो के माध्यम से बता सकूंगी पूरा चैप्टर रीड करके, तो ये अच्छा रहेगा। आप ध्यान से चैप्टर को सुनिएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो अब थोड़ा इसको समझा भी देती हूँ मैं। तो काक पुराण यानी कि पूरी काक कथा, कौओं की कथा वो सुना रही थी। उसके बीच में एक विवेचन में उनकी बाधा सी पड़ गई, यानी एक डिस्टर्बेंस हो गया। हुआ क्या कि जो गमले और दीवार की संधि थी वहाँ पे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि गई, यानी लेखिका की दृष्टि गई। और जब वो निकट जाके देखती तो वहाँ पे एक छोटा सा घोंसले से गिर गया था, जो अपने एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा पड़ा हुआ था। और उस छोटे से गिलहरी के बच्चे में जो कौवे हैं वो अपना सुलभ आहार खोज रहे थे। काक दो यानी कि जो 2 कौवे हैं, इन्होंने अपनी चोंचों से यानी अपनी चोंच से इतना घाव कर दिया था उस छोटे से जीव को कि इसे बचाना मुश्किल था। तो वो निश्चेष्ट था, यानी निश्चित एक स्थान पे पड़ा हुआ था। लोगों ने कहा कि कौवों की चोंच लगने से वह बच ना सकेगा, परंतु मन नहीं माना। सोचा एक बार इलाज करूं, एक बार उसका इलाज करके तो देखूं। तो वो उसको अपने कमरे में लाई और उन्होंने उसके बाद उसको कमरे में ला कर के रुई से रक्त पोंछा और घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगा दिया। रुई की पतली सी बत्ती लेकर उन्होंने दूध को उसमें भिगोया और उसके मुंह में डालने की कोशिश करी, लेकिन मुंह खुल ना सका और दूध ढुलक गया दोनों तरफ। कई घंटे के इलाज के बाद ऐसा हुआ कि उसका मुंह खोला जा सका, वह बोल पाया और इस तरह से मुंह में 2 बूंद पानी टपकाई मैंने। तीसरे दिन वो बिल्कुल ठीक हो गया, अच्छा हो गया, आश्वस्त हो गया। और उसके बाद क्या हुआ भाई, देखो, जब वो एकदम हट्टा खट्टा हो गया, निश्चित हो गया, एकदम ठीक हो गया, है ना, तो उसके बाद वह मेरी उंगली को पकड़कर, अपने नन्हे से पंजों से मेरी उंगली को पकड़कर नीले कांच सी मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। और 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए छब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित यानी आश्चर्यचकित करने लगी। अब हमने उसको जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक का
रूप दे दिया था, यानी कि हमने उसका नाम भी रख दिया था और नाम पड़ा उसका गिल्लू। और मैंने उसको एक फूल रखने की, लेखिका ने उसको फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछा करके दे दी थी, जिसमें वह बैठा रहता था और उन्होंने तारों के माध्यम से खिड़की पर टांग दिया था। और वहीं गिल्लू का 2 वर्ष घर रहा और उसे वो स्वयं झुलाता था और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से न जाने कमरे के भीतर बाहर क्या देखा करता था। परंतु उसकी ये समझदारी और कार्यकलाप में सबको आश्चर्य होता था। आगे क्या हुआ? जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसमें इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय निकाला था। वह मेरे पैर पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाया करता था, फिर तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए नीचे न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख दिया करती थी कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध हौले हौले मेरे कमरे में आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाकर सच में ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला जाता था और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाता था। तब यह उसके नृत्य का क्रम बन जाता था। तो जब क्या हुआ, जब वह लिखने बैठती थी तो अपना मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ वह एक अच्छा तरीका निकाला था उसने। वो मेरे पैर पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाया करता था और इसी तेज़ी से उतरता था। उसका ये जो दौड़ने का क्रम था ये तब तक चलता रहता था जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती थी। तो कभी जो गिल्लू था उसको लेखिका पकड़कर एक लंबे लिफाफे में डाल दिया करती थी, जहाँ पे उसके आगे के जो पंजे थे वो बाहर रहते थे और नीचे के जो पंजे थे वो अंदर रहते थे, है ना। और उसका जो छोटा सा चेहरा था सिर्फ वो भी बाहर रहता था। चमकीली आंखों से वह मेरा सारा कार्यकलाप देखा करता था और भूख लगती थी तो चिक चिक करके मुझे ये सूचना देता था कि अब मुझे भूख लग रही है और काजू या बिस्किट मिल जाने पे वह लिफाफे से बाहर निकल जाता था। कुछ खाने पीने को मिल जाने के बाद वह लिफाफे में उसी स्थिति में अपने आगे के पंजों से पकड़कर खाने को खाया करता था। गिल्लू के जीवन का जब प्रथम वसंत आया तो नीम चमेली की गंध जब उनके कमरे में आ रही थी, है ना, बाहर की गिलहरियाँ भी न जाने क्या बातें करती रहती थी गिल्लू से, और गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन यानी कि अकेला महसूस होता था। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं इसे
बाहर जाने की अनुमति दूंगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कीले निकलवा कर जाली का एक कोना खोल दिया जहाँ से गिल्लू बाहर अंदर आया जाया करता था। और इतना छोटा था वो कि थोड़ा जानवरों से डर रहता था घर में, तो इसलिए थोड़ा बाहर आया जाया करता था। आवश्यक कागज़ पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था, और जब मैं कॉलेज से लौटती थी तो कमरा खोला जाता था और वह अंदर आता था। गिल्लू अंदर आता था जाली से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक फिर एक दौड़ लगाता था, और ये उसके नृत्य का क्रम कहलाता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की से खुली जाली की राह बाहर चला जाता था और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें इतनी ज़्यादा रहती थी कि कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और इनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं। गिल्लू इनमें अपवाद था, सभी कानूनों को तोड़ देने वाला था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकालकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाया करता था और थाली में बैठकर खाना खाता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरे साथ बड़े अच्छे से ढंग से खाना खाया करता था, चावल का एक दाना खाया करता था। आगे क्या हुआ, काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो फेंक देता था या खाना बंद कर देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से घोंसले में चला जाता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता है कि उन दिनों उसने कितना कम अपना प्रिय खाद्य खाया था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाया करता था जैसे उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। तो अब क्या हुआ, जब लेखिका कमरे से बाहर जाती थी, आप लोगों को आई होप कि जो मैं रीड कर रही हूँ लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, आपको मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ही रीडिंग दे रही हूँ, तो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कहानी है, और आपके सामने मैंने एक जो फ़ोटो है उसको भी लगा दिया है तो और इंटरेस्टिंग लग रही होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठी हैं महादेवी वर्मा, यहाँ पे है उनका छोटा सा गिल्लू, कितना प्यारा है ना। तो चलिए देखते हैं। जब लेखिका बाहर होती थी तो गिल्लू भी बाहर निकल जाता था खिड़की से, और मतलब पूरे समय
हर समय ना दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हुआ हर डाल पे उछलता कूदता रहता था और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता था। और मुझे चौंकाने की उसमें इतनी इच्छा रहती थी कि कभी फूलदान के फूलों में छिप जाया करता था, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में, और मुझे फिर डराता था। और मेरे पास कई से पशु पक्षी थे, महादेवी वर्मा कहती हैं, लेकिन किसी भी पशु पक्षी की मेरे साथ खाने की हिम्मत हुई हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। किंतु गिल्लू उनमें अपवाद था। अपवाद होता है सारे नियम जो बाधित करते हैं या जो मर्यादित करते हैं उनको तोड़ने वाला। मैं जैसे ही खाने की कमरे में पहुंचती थी तो वह क्या करता था, खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता था और मेरी थाली में बैठ जाया करता था। और बहुत मुश्किल से महादेवी वर्मा ने उसे क्या कहते हैं, जो थाली होती है उसके बाहर बैठना सिखाया था और वहाँ बाहर बैठकर वो मेरे साथ एक चावल का जो दाना था बड़े हौले हौले उठा करके खाया करता था और सफाई से खाता था। काजू उसका प्रिय खाद्य था और काजू ना मिलने पर या तो वह बाकी चीज़ें खाना बंद कर देता था या झूले से फेंक दिया करता था। और जब मोटर दुर्घटना में महादेवी वर्मा को अस्पताल जाना पड़ा था तब गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता या फिर किसी मतलब कुछ मस्ती वगैरह नहीं करता था। और जैसे ही उसका महादेवी वर्मा का कमरा खोला जाता तो वह दौड़ता और देखता कि कौन आया है, कहीं महादेवी तो नहीं आ गई है। लेकिन जब ये पाता कि नहीं महादेवी तो नहीं आई है, फिर अपने घोंसले में बैठ जाया करता था। उसका घोंसला, उसका जो क्या कहते हैं झूला था वही था, है ना। और उस समय सब उसको काजू दे आते, लेकिन जब मैं अस्पताल से लौटी, महादेवी कहती है, तो मैंने देखा कि एक काजू नहीं उसने खाया। और इससे ये पता चलता है कि उस समय जिस समय वह बीमार थी महादेवी, उसने अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाया था। और वह कहती है कि उनकी अस्वस्थता में जब वो बीमार थी उस समय पर वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले से हिलाया करता था कि उसका हटना एक परिचारिका यानी सेविका के हटने के समान लगता था। अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के आखिरी पन्ने पे और अब हम इसको आज चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप लोगों को मुझे ये बताना है कि इस तरह से मैंने हिंदी के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, इंग्लिश के मैंने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि इंग्लिश में भी हमें डिफ़िकल्टी हो समझने में। तो इंग्लिश आप सबको मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दिया है विद डीप मीनिंग। वेराज मैं अगर हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में मैंने अभी तक जितने भी चैप्टर बनाए हैं दोहों को और पदों को छोड़ करके, रहीम के पद और रैदास के दोहे उनको छोड़ करके अभी तक आपके जो 3-4 चैप्टर्स मैंने स्टार्टिंग के करवा दिए हैं, तो उनमें मैंने इसी तरह से बनाए हैं। मैं उनमें एक फ़ोटो क्लिक कर देती हूँ और उसके बाद में जो वीडियो है उसको ऑन कर देती हूँ और अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर देती हूँ। तो ये तरीका आपको पसंद आया तो आप लोग ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं, वरना फिर आपके लिए मैं बोर्ड पर या पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस लाऊंगी। पर मुझे लगता है कि ये तरीका बहुत सही है क्योंकि इस तरीके से भी आपके जो डाउट्स हैं वो तो क्लियर हो जाते हैं, साथ ही आपको जो पिक्चर दिख जाती है ना तो उससे तो आप लोग को बहुत मज़ा आता ही है ना। और ऐसा लगता है कि कहानी सुन रहे हैं, तो रात को आप ये सुन के सोएंगे ना, आपको मज़ा आएगा, ऐसा लगेगा कि कहानी सुनी है ना। तो अब क्या हुआ, गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समय भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अंततः गिल्लू के जीवन का भी अंत आ गया था।
दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ में चिपका गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर चलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है। सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। तो अब क्या हुआ, जब गर्मियाँ आई तब दोपहर में मैं काम करती थी और गिल्लू मेरे न बाहर जाता न झूले में बैठता। उसने मेरे पास बैठने का एक अच्छा उपाय निकाला था। वह गर्मियों के समय पर गर्मी से बचने के लिए और मेरे साथ रहने के लिए क्या उपाय निकाला कि जो सुराही थी उस पर लेट जाता था और इस प्रकार मेरे समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि कितनी होती है? 2 वर्ष होती है। तो अब गिल्लू का भी जीवन का अंत आ गया था। गिल्लू ने ना कुछ खाया ना बाहर गया और अंत की यातना यानी अंत की रात की जो उसकी आखिरी जर्नी थी, यात्रा के समय वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी उसने वही उंगली पकड़ी जो उसने पहली बार जब मैं उसको लाई थी अंदर तब पकड़ी थी, उस मरणासन स्थिति में जब मैं पहले उसको अंदर लाई थी। पंजे बहुत ठंडे हो रहे थे तो उन्होंने हीटर जलाया और उसे गर्मी यानी उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात यानी सुबह की पहली किरण के साथ जो गिल्लू था वो किसी दूसरे जीवन में जागने के लिए सो गया, यानी कि वह मर गया और अब उसका झूला उतार के रख दिया गया है। खिड़की की जो जाली है वह बंद कर दी गई है जहाँ से वो अंदर बाहर आया करता था, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी अभी भी आती जाती रहती है, चिक चिक करती रहती है और सोनजूही पर बसंत आता रहता है। सोनजूही की लता के नीचे उसे समाधि दी गई, यानी कि उसका जो शरीर था उसको लघु प्राण जो थे उसको उसके अंदर दफना दिया गया। क्यों? क्योंकि उस छोटे से लघुगात को वह जो सोनजूही थी वह सबसे पसंद थी। और दूसरा जो कारण था वो ये भी था, किसी बसंती दिन यानी बसंत के समय पर जूही के पीताब क्या होता है? पीताब होता है कर्ण। हाँ, पीताब होता है पीले रंग का। तो पीले रंग का जो फूल है, फूल खिलेगा और उन्हें ऐसा लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उनका गिल्लू ही होगा। तो ये था चैप्टर जो अब ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा? लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।